एस एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 स्टोइशियोमेट्री, जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में आपको चैप्टर 1 पड़ेगा। ओके। एंड स्टोइशियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम इस टर्म को ब्रेक करते हैं। स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियन एक ग्रीक वर्ड है दैट मींस एलिमेंट, एंड मेट्री मेट्रॉन से निकला है दैट मींस मेजरमेंट। तो एलिमेंट की मेजरमेंट, अब ये हमें क्या बता रहा है इसको इलाबोरेट किया हुआ है मैंने इस इक्वेशन से, जो कि हम यूजुअली जब हम सैंडविच बना रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ब्रेड चाहिए होती है और शामी चाहिए होता है। अब देखें, 2 ब्रेड 1 शामी लेकर एक सैंडविच बनता है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई जिसमें हमें पता है कि कितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितने रिएक्टेंट्स चाहिए, कितनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमें 5 सैंडविचेस बनाने होंगे तो शामी कितने चाहिए होंगे, वो भी 5, क्योंकि एक के लिए एक तो 5 के लिए भी 5। और फिर 5 सैंडविचेस के लिए ब्रेड कितनी चाहिए होंगी, एक के लिए 2 तो 5 के लिए 10। इस तरीके से हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं। अब स्टोइशियोमेट्री की डेफिनेशन पर आते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो डेफिनेशन ये है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि रिएक्टेंट के अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसे क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। स्टोइशियोमेट्री के दौरान हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। वो अजम्पशंस ये हैं कि जो रिएक्शन हम कर रहे होते हैं वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। दूसरा अजम्पशन इसमें हम लेंगे कि कोई भी साइड रिएक्शंस नहीं हो रहा। अजम्पशन का मतलब ये है कि हम ये रियली एग्जिस्ट नहीं करती चीजें, बट ये हम अज्यूम करते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन का, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो साइड रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही होती है, लेकिन इस रिएक्शन को हम कंसीडर नहीं करते, हम अपनी मेजर प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे, साइड रिएक्शन को अज्यूम नहीं करते। टॉपिक जो है वो है मोल। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल। जैसे हम अगर बनाना खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं 1 डजन बनाना। 1 डजन का मतलब होता है कि वो हमें तादाद बता रहा है कि इसमें 12 जो है बनाना आ रहे हैं। अगर हम पेजेस, जैसे पेजेस खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं 1 रीम या 2 रीम दे दें, तो 1 रीम में फिर 500 पेजेस आते हैं। यानी ये रीम एक ऐसा यूनिट है जिसमें तादाद बता रहा है कि 500 उसमें पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ एंटिटी आ रही है वो 500 है। इस तरीके से मोल जो है वो केमिकल मटीरियल्स वगैरह जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके लिए हम मोल का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास को ग्राम्स में लेंगे तो उसे हम मोल का नाम देते हैं। मोल को फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही इजी हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें, अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन है किसी भी सब्सटेंस का और पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो जस्ट सिंपली उस गिवन मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, लेकिन याद रखें वो गिवन मास भी ग्राम्स में होना चाहिए। अगर आपको सवाल में पार्टिकल्स गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं तो उन पार्टिकल्स को डिवाइड कर दें एवोगेड्रो नंबर से। एवोगेड्रो नंबर को बाद में बताती हूँ, डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर एक और तरीका है, वॉल्यूम अगर गिवन हो, सवाल में आपको डीएम क्यूब में वॉल्यूम गिवन है किसी गैस का और पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो आप सिंपली उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। अब मोलर मास क्या है, मोलर वॉल्यूम क्या है, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिख ली है कि 1 मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास। अगर 23 ग्राम सोडियम है तो वो उसका मोलर मास है। मोलर वॉल्यूम हम कहते हैं 1 मोल के वॉल्यूम को, जो कि बराबर होता है 22.4 डीएम क्यूब के, और अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, फिर आता है एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर को Na से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो 1 मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगेड्रो नंबर कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 6.02 into 10 power 23। याद रखें कि जब भी अगर आपके पास एलिमेंट मौजूद होगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, एटम्स कहलाएंगे। अगर आपके पास कोई कंपाउंड होगा तो कंपाउंड के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो नंबर ऑफ सब्सटेंस देखें, मैंने आपको दिया हुआ है सोडियम। अब जब आपको सोडियम गिवन है तो सोडियम का मास आपको याद होगा 23 ग्राम्स पर मोल, ये इसका मोलर मास कहलाएगा। ठीक, अगर आपसे इसके पार्टिकल्स के बारे में पूछा जाए तो ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो अगर आपसे एटम्स पूछे जाए, हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं, 6.02 into 10 power 23 जो है वो एटम्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको 2 मोल्स गिवन है तो आप 6.02 into 10 power 23 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे। 3 मोल्स गिवन होंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करोगे, सो ऑन। अच्छा, वाटर एक कंपाउंड है। अब इसके एटम्स नहीं होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। 18 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मास है। अगर आपसे मॉलिक्यूल्स का पूछा जाए तो आप सिंपली क्या कहोगे, एवोगेड्रो नंबर के इक्वल है, क्योंकि 18 ग्राम यानी 1 मोल, 1 मोल यानी 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आपसे एटम्स का पूछा जा रहा है, दिया कंपाउंड है, पूछा क्या है, एटम्स पूछा है, तो आप क्या करोगे, पहले काउंट करोगे कि कितने एटम्स इसमें आ रहे हैं। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगेड्रो नंबर से, तो इस तरीके से आपके पास टोटल एटम्स आ जाएंगे। लेकिन आपसे सवाल में एटम्स टोटल नहीं पूछे, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स पूछे हैं, यानी मास दे दिया या मोल्स दे दिया, आपसे एटम्स पूछ लिया हाइड्रोजन के। तो आप देखिए कितने एटम्स आ रहे हैं, 2 एटम्स आ रहे हैं हाइड्रोजन के, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे एवोगेड्रो नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। अगर ऑक्सीजन एटम्स का पूछे तो आप देख रहे हैं कि वाटर में कितने ऑक्सीजन है, 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे एवोगेड्रो नंबर से। इस तरीके से कोई सा भी आपको कंपाउंड गिवन हो, अगर मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं तो सिंपली एवोगेड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल से, और अगर आपके पास अलग अलग से एटम्स पूछे जा रहे हैं तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। फर्दर प्रैक्टिस आप अपनी बुक से कर लें।
टॉपिक है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसमें क्या होता है कि अगर आपको रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है और प्रोडक्ट का भी मास पूछा जा रहा है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। अगर रिएक्टेंट में मास देकर प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा गया है तो वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। इस तरीके से ही वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उससे। अब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम्स ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स बनेंगे। इस तरीके की कैलकुलेशन को मास मास रिलेशनशिप कहेंगे, क्योंकि गिवन भी मास है, पूछा भी मास गया है। अब ये कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन लिखें, यहाँ पर प्रोडक्ट की। देखिए रिएक्टेंट की सबसे पहले आपने इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, याद रखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में पहले आप क्या करोगे कि इसका कोएफिशिएंट लिखोगे। कैल्शियम कार्बोनेट का कोएफिशिएंट है 1, गिवन मास है तो अब इसका मास ही लिखोगे। अगर वॉल्यूम गिवन होता तो हम इसका वॉल्यूम ही लिखते। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम्स होता है। ये आपने इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर सवाल की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, दैट इज 50 ग्राम्स। इसी तरीके से प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखे। अब देखें प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम्स। क्योंकि पूछा जा रहा है मास, इसलिए लिखेंगे भी मास ही। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ग्राम्स बनेंगे, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया, फिर आप एक्स की वैल्यू भी लगा सकते हैं, ठीक है, बीच में इज इक्वल टू डाल दिया। अब आप क्या करोगे, जो आमने सामने फील्ड इन्फॉर्मेशन है, जो फील्ड इन्फॉर्मेशन होगी ना अपोजिट में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और जो बची उसको जो एक्स के अपोजिट में होगी उससे डिवाइड कर देना है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 22 ग्राम्स एंड दिस इज द आंसर। अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम्स गिवन होते और वॉल्यूम पूछा जाता तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें गिवन मास से पूछा जा रहा है वॉल्यूम, डीएम क्यूब यानी वॉल्यूम पूछा जा रहा है। सेम तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा आपने कैलकुलेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का सबसे पहले देखो मास गिवन है तो लिखा भी आपने क्या, मास लिखा, ठीक है। और फिर आपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखी, दैट इज 50 ग्राम्स, ठीक। फिर प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट में आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का लिखोगे भी वॉल्यूम, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डीएम क्यूब होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो अपोजिट जो वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दोगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 100। अगेन जो आंसर आएगा 2 को 22.4 से डिवाइड करोगे तो 11.2 डीएम क्यूब आंसर आएगा इसका। तो इस तरीके से हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट को कहते हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए या फिर जो पहले ही कंज्यूम हो जाए। फॉर एग्जांपल हम 4 ब्रेड और 1 शामी से सैंडविच बनाना चाह रहे थे। अब जैसे कि 4 ब्रेड थी तो 2 सैंडविचेस बनने थे, लेकिन शामी एक था, इस वजह से सैंडविच भी एक ही बना, यानी शामी की वजह से सैंडविच जो है वो ज्यादा नहीं बन सके, तो शामी क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। लेकिन ब्रेड जो थी वो एक्सेस में बच गई, तो इस रिएक्टेंट को हम कहेंगे एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो पहले कंज्यूम हो जाए जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, तो ऐसे रिएक्टेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हमेशा हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन भी लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू ही करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये इक्वेशन गिवन है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के 2-2 मोल्स ले लें। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट जो बन रही है वो हम कौन से रिएक्टेंट से कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें कोई एक रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछी जाती है। लेकिन जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट आ जाए, 2-2 रिएक्टेंट्स आ जाए, तो अब प्रोडक्ट कौन से वाले रिएक्टेंट को चूज करके उससे प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, तो वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जिसको यूज करके आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करो कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन के लिए प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि दोनों को यूज करने से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किससे बन रही है और कम किसकी वजह से बन रही है। तो देखें हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो रिएक्टेंट में 2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और क्या नाम है, इक्वेशन में 2 नंबर ऑफ मोल्स है और सवाल में भी कितने हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है। अच्छा अब हम प्रोडक्ट पर आए वाटर पर, तो वाटर में की इक्वेशन में देखिए 2 नंबर ऑफ मोल्स है और क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं अपॉन में, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय इस वाली से डिवाइड कर लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 मोल्स आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यानी अगर हम हाइड्रोजन से मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, 2। ऑक्सीजन से भी इसी सेम तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। रिएक्टेंट पे हम ऑक्सीजन को देखें तो इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स 1 है जबकि क्वेश्चन में 2 है, ठीक है। प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में इक्वेशन में 2 है और क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, तो अगेन सेम मेथड से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 4। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बन रही है वो ऑक्सीजन से बन रही है और जो कम प्रोडक्ट बन रही है वो हाइड्रोजन से। तो कम प्रोडक्ट किसकी वजह से बनती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से बनती है। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हाइड्रोजन है जबकि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे तो 2 नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन कम थी। लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम कहते हैं जो कि हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से खुद फाइंड आउट करते हैं, उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस दौरान जो हमारी पैदावार आ रही है उसे हम प्रैक्टिकल यील्ड कह रहे हैं या फिर एक्चुअल यील्ड। परसेंटेज यील्ड एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक क्वेश्चन से इसको फर्दर समझते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि 24 ग्राम्स हमने कार्बन ली है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्चुअली यानी जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ
तो कार्बन के 24 ग्राम से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो बताएं इसकी परसेंट यील्ड कितनी बनी है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल यील्ड हमें गिवन है सवाल में कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो यील्ड बनी है वो 44 ग्राम्स है और वही प्रैक्टिकल यील्ड है, ठीक है, उसको हमें ऊपर रखना है। तो ये हो गई 44 ग्राम्स हमारी प्रैक्टिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हम खुद कैलकुलेट करते हैं। एक मेथड था जो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, जो मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का। देखिए सबसे पहले रिएक्टेंट कौन सा है, कार्बन है। कार्बन का इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई बाय कितने ग्राम्स गिवन है, 12 ग्राम्स गिवन है, और क्वेश्चन में कितने हैं, 24 ग्राम्स गिवन है। उसके बाद प्रोडक्ट भी इसी सेम तरीके से, कोएफिशिएंट इज 1, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम, 44 ग्राम्स, और पूछे जा रहे हैं कि कितने ग्राम्स बनने चाहिए, और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 44, 88 ग्राम्स जो है यील्ड बननी चाहिए थी। तो हम जो थ्योरेटिकल यील्ड है यहाँ पर हमने लिख लिया 88 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब 44 का टेबल 88 पे 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 50। तो 50% हमारा परसेंट यील्ड बना। दैट्स इट।